हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम एविडेंस एक्ट को रिवाइज करेंगे। सो बेयर एक्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज। साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। सो नंबर ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स, डिफरेंट स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। पंजाब एडीए डीडीए एग्जाम, पंजाब जुडिशरी एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स, छत्तीसगढ़ सिक्किम एग्जाम। ठीक है, सो डिफरेंट स्टेट, सो हर स्टेट के लिए, हर पेपर के लिए आपके जिसमें एविडेंस है, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है प्रियम्बल पढ़ते हैं। ठीक है, इस एक्ट का। तो प्रियम्बल में से समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि प्रियम्बल क्या बताता है। सो द प्रियम्बल सेज इट इज टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, अगर हम सीपीसी का प्रियम्बल पढ़े तो उसमें सिर्फ कंसोलिडेट एंड अमेंड दिया, बट दिस इज कंसोलिडेटिंग, डिफाइनिंग एंड अमेंडिंग द लॉ ऑफ एविडेंस। तो प्रियम्बल में तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वेयर एज इट इज एक्सपीरियंट टू कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट करके बना, दिस इज डिफाइनिंग द टर्म्स एंड दिस इज अमेंडेड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है? वेयर दिस एक्ट एक्सटेंड्स, दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पुराना बियर एक्ट है, सो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हो, बट नाउ दिस इज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। पहले ये इंक्लूड नहीं करता था, बट नाउ दिस इज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 of the Constitution of India. So this applies to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, and this applies to all the judicial proceedings in or before the court. So सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट के सामने होती हैं ये उस पे अप्लाई करता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कहाँ पे डिफाइन किया? दिस इज डिफाइंड इन 2I ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, so this applies to all the judicial proceedings in or before the court, including the court martial पे भी apply होता है। but if there is court martial that is convened under the Army Act, Navy Discipline Act या Naval Discipline Act या Air Force Act, ये उस पे apply नहीं होता है। ठीक है, and this even does not apply to the affidavits that are presented to any court or officer। ना ही अगर कोई proceedings arbitrator के सामने होती है ये उस पे भी apply नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। एक और क्वेश्चन आता होता है जनरली कि वेदर दिस अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। क्या ये अगर कोई प्रोसीडिंग होती है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने, क्या उस पे अप्लाई होता है? जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड इवन दिस डज नॉट अप्लाई टू द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है, एंड प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स के ऊपर भी दिस डज नॉट अप्लाई। ये एक्ट जो है कब फोर्स में आया था? दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1st of September 1872। This act, when this act came into force, this came into force on 1st day of September 1872 को जो है ये एक्ट फोर्स में आया था। ठीक है, तो आगे हमें दी हुई है डेफिनेशंस दी हुई है कोर्ट की, फैक्ट की। तो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इंक्लूड्स? दिस इंक्लूड्स सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट जो है। ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स पे ये जो है कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड होता है। सो एनी जज मजिस्ट्रेट दैट इज लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ। फैक्ट कैसे होते हैं? फैक्ट कैन बी फिजिकल ऑल्सो, फैक्ट कैन बी साइकोलॉजिकल ऑल्सो। तो देयर फैक्ट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिजिकल कैसे? कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अरेंज्ड है सर्टेन ऑर्डर में, सर्टेन प्लेस में, दैट इज अ फिजिकल फैक्ट। किसी पर्सन ने कुछ देखा सुना, दैट इज अ फिजिकल फैक्ट। एक पर्सन की कोई रेपुटेशन है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। व्हाट इज फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है, ठीक है, which the plaintiff must prove in order to get the adjudication in favor, and defendant must prove, ठीक है, जो डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा in order to defeat the case। so that is the fact in issue। fact in issue का मतलब क्या होता है? disputed fact। रेलेवेंसी क्या है? जो इंडियन रेलेवेंसी लॉजिकल भी हो सकती है, दैट कैन बी लीगल रेलेवेंसी ऑल्सो, बट इंडियन एविडेंस एक्ट ओनली टॉक्स अबाउट द लीगल रेलेवेंसी। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ लीगल रेलेवेंसी की बात करता है। तो only those facts are relevant under the Indian Evidence Act that are referred between section 6 to 55 Act। अगर उसमें फॉल नहीं करते हैं then that fact is not relevant under the Indian Evidence। एक होता है रेलेवेंसी, एक होता है एडमिसिबिलिटी।
तो जरूरी नहीं है कि जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी हो। रेलेवेंसी जीनस है, एडमिसिबिलिटी उसका पार्ट है, दैट इज अ स्पीशीज। तो रेलेवेंसी अगर जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज रेलेवेंट है, लाइक द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउसेस, ठीक है, वो देखने में लगते हैं कि दैट इज लीगली रेलेवेंट, बट उसको एडमिसिबल नहीं माना गया है ड्यू टू द रिलेशन ऑफ पार्टीज, रिलेशन नेचर ऑफ रिलेशनशिप और पार्टीज। तो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ना तो ये कोएक्सटेंसिव है और ना ही ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ठीक है, याद रखना, दीज आर नॉट कोएक्सटेंसिव नॉर दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो लीगल रेलेवेंसी की बात करता है सिर्फ वही फैक्ट्स रेलेवेंट हैं दैट आर गिवन इन सेक्शन 6 to 55 ऑफ द एक्ट। सो आगे है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी 3 में ही डिफाइंड है। कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है किसी सब्सटेंस के ऊपर लेटर, फिगर्स या मार्क्स से, इंटेंडेड टू बी यूज्ड व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। किस पर्पस के लिए? उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो राइटिंग भी डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स अगर कोई लिथोग्राफ या फोटोग्राफ किए जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन अगर कोई मेटल प्लेट या स्टोन के ऊपर की जाती है दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या एक एग्जॉस्टिव लॉ है? Indian Evidence Act, whether that is an exhaustive law, Indian Evidence Act is not exhaustive. ये एक exhaustive law नहीं है। Many of its rules are contained in CPC. बहुत सारे इसके जो rules हैं वो CPC में contained है, and this is an adjective law. ये कैसा law है? ये एक adjective law है। अच्छा, whether the tape recorded statements are admissible, क्या ये tape recorded जो statements होती हैं क्या वो admissible है? इसके रिगार्डिंग जो है देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग दिस। कौन सी जजमेंट है? दैट इज RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं दैट आर एडमिसिबल अगर आप आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वॉइस की, एक्यूरेसी है, ठीक है, देन दैट इज एडमिसिबल, अदरवाइज। अच्छा, देयर इज अ वेरी फेमस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट कि वेदर एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या अगर कोई एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया जाता है क्या वो एडमिसिबल है? वेदर एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके ऊपर भी बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई का। ये ऐसी जजमेंट्स हैं जो डायरेक्टली आपको प्री के एग्जाम में आते हैं। कौन सी जजमेंट है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। एविडेंस की जो डेफिनेशन दी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में दैट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। इसमें सारे एविडेंसेस को इंक्लूड नहीं किया गया। दिस इज इंक्लूडिंग ओनली द, ठीक है, ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल एज दिस इज इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, बाकी एविडेंसेस की ये बात नहीं करता है। तो एक डेफिनेशन बहुत बार आती है एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूफ। तो विच इज नीदर प्रूफ नॉट डिस्प्रूफ, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रूफ? प्रूफ का मतलब होता है व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट बिलीव करता है कि या तो वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर कंसीडर करता है उसकी एग्जिस्टेंस में दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists. डिसप्रूफ का मतलब ये होता है कि सारे मैटर्स को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है एंड कंसीडर्स इज नॉट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल कि एक जो प्रूडेंट मैन है वो भी यही सपोजिशन लेके चलेगा कि दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। देन उसके बाद मे प्रूफ, शेल प्रूफ एंड कंक्लूसिव प्रूफ। So there are certain sections that are given in Indian Evidence Act that deals with may proof, shall proof and conclusive proof के जो हमने जो है sections दिए हुए हैं। तो section जो 79 है, ठीक है, that deals with shall presume। that means shall presume का मतलब होता है कि कोर्ट को जो फैक्ट को प्रूव करना ही होगा। कोर्ट ये मानेगी कि ये फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल कि उसको डिसप्रूव ना किया जाए। तो सेक्शन 79, 80, 81, 81A सेक्शन,
ठीक है, 82 सेक्शन, 83 सेक्शन, 84, दीज ऑल सेक्शंस आर शेल प्रिज्यूम, 85 सेक्शन। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं शेल प्रिज्यूम के सेक्शंस हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट बाउंड नहीं है उसको मानने में कि एग्जिस्ट करता है। द कोर्ट में ईदर रिगार्ड दिस फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल दिस इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल प्रूफ ऑफ इट। तो सेक्शंस जो 86 हैं, ठीक है, 86 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 87, 89, ठीक है, सॉरी 89 इज शेल प्रिज्यूम, 87, 86, 88, 90, these all sections are what is these are may presume sections। ये सारे sections क्या है, may presume के sections है। and conclusive proof is dealt in section 112 of Indian Evidence। क्या और कोई section भी है Indian Evidence Act का जो conclusive proof है? conclusive proof का मतलब है कि कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं है उसको डिसप्रूव करने के लिए, उसको कोर्ट कंक्लूसिव मान के चलेगा कि दैट इज कंक्लूसिव इन इट। तो हेयर वी हैव चैप्टर 1 के हमने जो है सारे सेक्शंस एक बार देख लिए, रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और रिवाइज करेंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इफ यू लाइक द लेक्चर्स आप जो है सुपर थैंक्स बटन भी रेज कर सकते हो, नीचे आपको बार में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर रन कर रहा है, दैट इज इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी यू विल गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस। सो दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, यू नेवर नो ये आज या कल में खत्म हो जाए। सो व्हाट दिस इज द करंट प्राइस, दिस इज व्हाट यू पे एंड दिस इज व्हाट यू सेव। आपको कैसे ये ऑफ मिल सकता है, जस्ट अप्लाई दिस कोड वीवी लॉ इन कैप्स लॉक, ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है इस पे ऑफ मिल जाएगा। There are different batches that are starting on Unacademy। MP ADPO का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, ठीक है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ यूपी का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है, दैट यू कैन फ्लैट 20% जिसपे आपको ऑफ मिलेगा। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन आपको लाइव रिकॉर्डेड सब लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप कभी भी देख सकते हो जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगी। एंड अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस में आप उसको देख सकते हो, इन हिंदी इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस है। 2 तरह की मेंबरशिप अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, वन इज प्लस, आइकॉनिक। दोनों में ये डिफरेंस है, आइकॉनिक में आपको मॉक इंटरव्यू वीडियोस भी मिलते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलता है एंड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ठीक है। सो अगेन इस पे सेम कोड अप्लाई करके यू विल गेट 20% ऑफ। तो मेंस की टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉ। सो डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन अनअकैडमी एंड डिफरेंट बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। सो क्रैश कोर्सेज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, सो एनीथिंग यू कैन जॉइन। थैंक यू सो मच एवरीवन।